आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए साइंस का जो पेपर है उसको लीक करने वाला हूं। ध्यान से सुनो, साइंस का पेपर लीक कर दूंगा। ये ऐसा पेपर होगा जो कि आप ना कल अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर जाकर के देखने वाले हो। आप बोलोगे कि भाई हमें तो पेपर पहले से पता था, तो इसलिए ध्यान से देखना इस वीडियो को पूरा मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर बताने वाला हूं। अब जैसे मैंने ये बोला कि भैया ये वाले पेपर में से ना 100% क्वेश्चन आएंगे तो यही करके चले जाओ, तो अब बच्चे क्या करेंगे, इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको यहां से रट के ले जाएंगे, ठीक है, आंसर के साथ में, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे करके आंसर भी रट के ले जाएंगे कि भाई यही आने वाला है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि यहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आज हो सकता है कि क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन यहां पर जो टॉपिक है, जैसे कि अभी यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर एक न्यूमेरिकल है तो उस न्यूमेरिकल वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ना जो आप यहां पर देखोगे तो आप ध्यान से देखना, उस कांसेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस वैसे ही पेपर के अंदर आएगा। और सीबीएसई या फिर आपके टीचर क्या ही नया बना लेंगे, क्योंकि मैं ना पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने सारी की सारी चीजें पढ़ा करके ये पिछले 5 सालों के पेपर को देख करके ये वाला पेपर डिजाइन करा है। तो भैया ध्यान से देखना, अगर टर्म 1 के अंदर हाफ ईयरली के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बस इस पेपर को ध्यान से देख लो। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप अभी जितना स्कोर कर रहे हो उसके बाद में उससे ज्यादा ही स्कोर करने वाले हो। अगर पूरा पेपर देखा तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई 75 प्लस में स्कोर कर सकता हूं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आकर के बोलते कि हाँ भैया हमारे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मेक श्योर कि आप जल्दी से इसको लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस मिलती रहे। तो देखो सीधा से स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो आप अपने टाइम को अगर कहीं पर भी लगा रहे हो तो उसको ये सोच के लगाया करो कि मेरे को इसमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन ए की अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि इजी क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस पढ़ते ही आंसर करना, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, जब जाकर के वो क्वेश्चन सही करोगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि द चेंज इन द कलर ऑफ अ मोइस्ट लिटमस पेपर इज गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब इसके अंदर सेटअप के अंदर क्या है कि एक तो आप लोगों ने एक सॉल्यूशन ले रखा है सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, वो है NaCl का सॉल्यूशन है, और इसमें ऊपर से ऐड क्या करा जा रहा है, वो करा जा रहा है H2SO4 को इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि आपको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो जिसको रिएक्शन नहीं पता उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो इसका आंसर नहीं कर सकता। तो इसकी रिएक्शन ये है कि H2SO4 जब NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहां पर जो एक कंपाउंड बनेगा वो बनेगा HCl, और उसी के साथ में जो एक कंपाउंड बनेगा सॉल्ट जो कि Na2SO4 होगा, ठीक है। अभी यहां पर ये जो HCl है ये क्या होगा, ये होगा गैस के फॉर्म में, ठीक है। अब ये गैस की फॉर्म में है तो यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पर मोइस्ट लिटमस पेपर लिखा हुआ है। मोइस्ट लिटमस पेपर का मतलब ये है कि इस लिटमस पेपर को गीला कर दिया गया है H2O में। और आपको ये तो प्रॉपर्टी पता है कि जब कभी एसिड के साथ में जब वाटर को मिक्स करते तो वहां पर H+ आयंस आ जाते हैं। तो वही यहां पर होगा कि HCl जो गैस है वो इसके थ्रू यहां से आएगी और इस जैसे लिटमस पेपर के ऊपर जाएगी तो ये एसिड होने के कारण से इस लिटमस का क्या कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे। जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन, जो कि एकदम से करेक्ट रहेगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। अब जैसे कि अगर ये तो मैंने बता दिया कि आपको इस वजह से हमने ये देख लिया, लेकिन और जो ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एसिड चेक कर सकते हैं। देखो प्रेजेंस ऑफ एसिड हम ऐसे भी चेक कर सकते थे कि इसके अंदर डायरेक्टली लिटमस डिप कर दे तो वो H2SO4 ऐड करने की जरूरत नहीं थी। फिर सेकंड आता है कि इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ बेस को चेक करना था तो हमें लिटमस पेपर डिप कर सकते थे, लेकिन ये जो तरीका है ये देखने का है कि उसके अंदर क्या H+ आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट करने का ये तरीका है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास में क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है।
अब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर कि ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो जाए तो वहां पर क्या होता है, उसी को यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो अब देखो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन अगर निकालना है तो वो किस तरीके से निकालोगे? तो देखो यार, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आप लोग क्या करो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और इसमें सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं कि MnO2 और उसके साथ में क्या है यहाँ पर 4 ऑफ HCl जो कि हमें देता है MnCl2 और फिर उसके साथ में H2O है और फिर इसके साथ में क्लोराइड है। ठीक है, अब ये जो है इस रिएक्शन के अंदर आपको निकालना होगा कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको Mn जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा कि इसका ऑक्सीडेशन आखिरकार है क्या। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर क्या होता है, वो होता है -2। तो यहाँ से Mn के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा यहाँ पे +4। ठीक है, और उसी तरीके से अगर Cl के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर -1। और फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो MnCl2 के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पे +2 और Cl2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। ये याद रखना है कि अगर कोई भी गैस होती है अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर 0 हो जाता है। तो अब यहां से आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जैसे कि ये यहाँ पर +4 में था, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 के अंदर +4 था, और जब ये MnCl2 के अंदर कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये +2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ कि Mn ने क्या करा कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लिया। तो मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तो उसको कहा जाता है रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिडक्शन। और जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर HCl है, HCl का ऑक्सीडेशन स्टेट HCl के अंदर -1 है और Cl2 के अंदर 0 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि -1 से 0 में गया तो इसने क्या करा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो अब जैसे कि आप सिंपल सा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है MnO2 जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया MnCl2 के अंदर, और जो HCl था वो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 के अंदर। ये आपको याद रखना है और इससे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर की एक आप लोगों को एक्टिविटी है उसी को ही डेमोन्स्ट्रेट करा गया है। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि आपको एक बंसन बर्नर दिया हुआ है और उसी के साथ में एक मैग्नीशियम रिबन है जिसको बर्न करा जा रहा है, और यहाँ पर नीचे एक ऐश को कलेक्ट करा जा रहा है एक ट्रे के अंदर। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी या फिर क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रिएक्शन शोन इन द अबोव सेट। तो यहाँ पर इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन के अंदर मैग्नीशियम होता है, और अगर कभी भी बर्निंग होती है तो वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके अंदर एडिशन होता है। जब कभी भी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा तो आपको मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि यहाँ पर है इस ट्रे के अंदर जो है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इसका बाय प्रोडक्ट है रिएक्शन के बाद। और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि यहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए O2 के साथ में मेरे को X लगाना पड़ रहा है, तो X की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी या फिर 1/2 होगी। इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में कर जरूर से बताइएगा कि अगर O2 इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो O2 के सामने मुझे इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू लगानी होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से बताना। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इनको देखते हैं। अभी सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर ब्राउन पाउडर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो यहाँ पर ये तो एकदम से इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि ब्राउन पाउडर फॉर्म ही नहीं होता, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। फिर सेकंड आता है कि कलरलेस गैस विच टर्म्स लाइम वाटर इनटू ए मिल्की इज इवॉल्व। तो यहाँ पर तो कोई गैस तो इवॉल्व ही नहीं हो रही, और यहाँ पर जो गैस की बात करी जा रही है वो तो CO2 है, लेकिन यहाँ पर तो CO2 तो इवॉल्व ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर थर्ड वाला ये है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। हाँ, ये वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जब बर्न होता है तो वो होता है एक व्हाइट लाइट के साथ में, काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट के साथ में बर्न होता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 वो है कि जिसको कि यार एग्जाम्पल याद देना तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला ऑप्शन है वही ऐसा है। अब जैसे कि इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी एसिटिक ऑक्साइड होगी, कौन से वाटर ट्रीटमेंट की यूज में लिया जाता है, और कौन सा प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है।
तो देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब आप लोग बोल दोगे कि भैया हम तो CO2 रिलीज करते हैं, और इसी के साथ में आप लोगों ने एक एक्टिविटी देखी होगी, एक्टिविटी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आप जब एक टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें जब आप फूंक मारते हो तो वहां पर जो लाइम वाटर जो है वो मिल्की वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पर ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आपको याद रखना है कि वो होता है यहाँ पे CO2, और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कभी भी अगर एयर की एक लिमिटेड सप्लाई ली जाती है तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है। फिर इसके बाद में जो वाटर ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है वो होती है क्लोरीन। अब इसका यूज आपको याद होना चाहिए। अब जैसे कि सिंपल सा अगर आप इसके ऑप्शन भी देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का और क्लोरीन का है, तो आपका कॉमन सेंस आना चाहिए कि यार ऑक्सीजन को तो मिला ही नहीं सकते पानी में, इसीलिए क्लोरीन को मिलाएंगे। और एसिटिक ऑक्साइड जो है वो है यहाँ पर CO2 होती है। इसी वजह से क्या हुआ कि इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक ऑक्साइड कौन सी होती है, बस एक ही ज्यादातर आएगी, वो है यहाँ पे CO2, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की कहा गया है कि ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक जो कॉपर कॉइन है, मतलब कि यहाँ पर ये मेटल है जो कि है Cu, ठीक है, मतलब कॉपर, जिसको कि एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है जहां पर कि क्या है कि ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, जो कि क्या है वो है FeSO4 का सॉल्यूशन है। तो अब कहा जा रहा है कि क्या होगा, तो आप जब देखोगे कि यार FeSO4 को जब Cu को रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन को बोल देंगे कि हो जाएगा CuSO4 और उसके साथ में Fe, ठीक है। ये रिएक्शन सही है या नहीं है, जल्दी से कमेंट में बताओ यस और नो करके कि भैया ये रिएक्शन आपने सही लिखी है या फिर गलत लिखी है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सही है या गलत है। अब जो भी बच्चे इसको सही बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ पे गलती कर दी, और ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आप देखो कि एक तरफ तो है आयरन और एक तरफ है कॉपर। तो अगर बात करें कॉपर की रिएक्टिविटी की, तो कॉपर काफी ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, और अगर ऐसा ना हो करके ये होता कि CuSO4 और उसके साथ में Fe होता तो ये रिएक्शन हो जाती, क्योंकि Fe जो है वो Cu को हटा करके आ सकता था, क्योंकि Fe यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये जब भी होती है जब यहाँ पर एक मोर रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर के डालने से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसी वजह से जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा कि रिमेन ग्रीन सॉल्यूशन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि Fe उसके साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर बात करी गई कि अनीता एडेड अ ड्रॉप each of dilute acetic acid and a dilute hydrochloric acid on a pH paper and compared the color, and which of the following is the correct for conclusion। तो अब देखो क्या होता है कि एक pH स्केल वो होती है जिसके ऊपर कि आपके पास में वैल्यूज होती हैं pH की, कि इतनी pH है, 0 से लेकर के 14 तक ये वैल्यू वेरी करती है। और यहाँ पर इसमें ये जो होता है ये होता है 7 की तरफ, और ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये बेस पॉइंट होता है, और ये एसिड का पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसमें कहा यह गया है कि आपको 2 एसिड दे दिए गए और उनमें डिप करने के बाद में अब आपको बताना है कि कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक है, कौन सा वाला ज्यादा बेसिक है। तो अब सभी को पता होना चाहिए कि जो एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, ये है एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। और याद रखना कि जो वीक एसिड होते हैं वो थोड़े न्यूट्रल की तरफ होते हैं। तो अब जब न्यूट्रल की तरफ होंगे तो उनकी जो पीएच की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, और जिसकी पीएच की वैल्यू कम होती है वो क्या होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी एसिड के केस में, जितनी ज्यादा आप छोटी कर सकते हो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, यहां पर जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वो वीक होता है। तो इसी वजह से आप लोग इसके ऑब्जर्वेशन में ये देखोगे कि यहाँ पे इसको जब आप ये पूरी ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एकदम से करेक्ट हो जाएगा और 6th का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लग रहा है इसमें। अगर आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर गलती करके आओगे। एक बार आप लोग कमेंट में बता दो कि भैया 7th का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, अपना दिमाग लगा करके करो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर से करना, ठीक है। अब देखो ये जो है इसके अंदर यहाँ पर कुछ एक आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको एक कंपाउंड दिखेगा जिसके अंदर की 2 कार्बन है, उसके साथ में एक डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है इथीन, इसका नाम है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर एक ये दिया हुआ, ये होता है इथेनॉइक एसिड, ठीक है। ये इनके नाम है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो इनको याद कर लेना। फिर इसके बाद में सी वाला जो है ये क्या है, ये है एक इथेन। और फिर लास्ट वाला जो है वो है इथेनॉल, ठीक है। ये सभी के सभी अलग अलग हैं और इनकी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है कि ए और बी जो हैं वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि वहां पर एडिशन हो सकता है हाइड्रोजन का। तो अब देखते हैं भैया कि क्या ए वाले के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जहां पर भी आपको डबल या फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर क्या है भैया, एक साफ सा डबल बॉन्ड है, तो ए तो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर वहीं पर ही बात करें बी की, तो बी वाले कुछ बच्चों ने बोल दिया होगा कि भैया ये यहां पर अनसैचुरेटेड है, लेकिन बी क्या है, अनसैचुरेटेड नहीं है। अब ऐसा क्यों आप बोलोगे कि भैया यहां पर तो हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो कि यहां पे हाइड्रोजन के अलावा एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर बात करी जा रही है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, फिर उसके साथ में इनके डबल बॉन्ड या फिर इनके ट्रिपल बॉन्ड ही होने चाहिए। उसके अलावा इनको 5वां मेंबर पसंद ही नहीं आते, ही उठा के फेंक देते, बोलते हम नहीं कर रहे, हम नहीं रख रहे इसको हमारे ग्रुप में। बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अपना ग्रुप बहुत अच्छा बना के रखते हैं। और फिर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो हमारे जो दूसरे हैं, जैसे कि अगर बात करें कि सी और डी जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यार सी और डी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि डी वाले के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, वो आ गया ऑक्सीजन, जिस वजह से ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन ही नहीं हुआ। तो सैचुरेटेड तो बहुत दूर की बात है। और फिर लास्ट वाले के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। मतलब अगर आपके पास में कैटलिस्ट है तो आप ए को सी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप हाइड्रोजन ऐड करके कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इस बॉन्ड को हटाओ, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हटाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ और फिर एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे जो कि यहाँ पर लगा दिए। तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या होता है, वो होता है निकल, ठीक है। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा सी। और ये काफी ज्यादा ट्विस्ट वाला आंसर था। और फिर इसी के साथ में और थोड़ा ट्विस्ट लाते हुए यहां पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा यह गया है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ा है या फिर किसी के मात्र नोट्स पढ़े हैं तो आपको यहां पर इसमें समस्या हो सकती है। अब समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि आपको इसका डायग्राम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए एनसीईआरटी के डायग्राम से। अब जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिए हुए हैं, ये सेकेंड और थर्ड लेयर के अंदर यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। ये जो लेयर हैं इनके अंदर ये जो डॉट्स हैं ये क्या है, ये है ग्रीन पिगमेंट। क्या है, ये है ग्रीन पिगमेंट, जिसकी हेल्प से क्या होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। सेकंड और थर्ड लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा कि जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिए हुए हैं उसमें वही यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ अ सेल वेयर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर, तो बेसिक कौन सी जगह जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। तो अब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो वहां पर ही होगा ना जहां पर कि ग्रीन पिगमेंट की मैक्सिमम प्रेजेंट रहेगा। तो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट रहता है वो सेकंड और थर्ड लेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये ट्विस्ट से भरा हुआ पेपर है। आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही पेपर सॉल्व नहीं होगा, आपको इसके लिए अच्छे से नॉलेज चाहिए होगी जिससे कि आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
और फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा यह गया है कि ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो एंड नेम द केमिकल कंपाउंड एक्स इंडिकेट दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एक कंटेनर दिया गया है और उसके अंदर एक प्लांट है और उसी के साथ में कंपाउंड एक्स रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये है आप लोगों की एक एक्टिविटी। ठीक है, अब एक्टिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें बस एक कंपाउंड है जिसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो कंपाउंड रखा हुआ है ये एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी ये बाहर देगा। तो यहाँ पर ये प्लांट क्या देगा, प्लांट यहाँ पर देगा ऑक्सीजन। गलती मत कर देना, CO2 नहीं देती, ये ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और फिर जब ये ऑक्सीजन देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इसमें ऐड करा जाता है KOH, जिसको कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वही यहाँ पर कंपाउंड ऐड करा जाता है जो कि क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। ये एक्टिविटी से बेस्ड क्वेश्चन था इसका। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा यह गया है कि आपको एक टॉल टी प्लांट दिया गया है, इज क्रॉस्ड विद द प्योर ड्राफ्ट प्लांट। पी प्लांट ही है दोनों, एक बड़ा है और एक छोटा है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विल बी टॉल, मतलब टॉल होने की क्या परसेंटेज रहेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि पेरेंट जो हैं वो है यहाँ पर टी और एक है ड्राफ्ट, मतलब स्मॉल टी से हमने उनको बोल दिया। तो अब जब F1 जनरेशन बनेगी इनकी, ठीक है, F1 जनरेशन बनेगी तो क्या होगा कि सबसे पहले तो बनेगा टी और ये एक स्मॉल टी आ जाएगा, मतलब पहले वाला और एक ये वाला ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि यही फर्स्ट वाला इसके सेकंड के साथ में जाएगा तो यहाँ पर भी टी फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सेकंड वाला फर्स्ट के साथ में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, टी और टी फॉर्म हो जाएगा। और लास्ट के अंदर क्या होगा कि ये जो कैपिटल टी है ये इसके सेकंड टी के साथ में जाएगा तो यहाँ पर टी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो है टॉल। तो क्या होंगे, सारे के सारे 100% टॉल रहेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद में अगर बात करें F2 जनरेशन की, तो F2 में क्या करना है आपको, इनमें से कोई भी दो पेरेंट उठा लो, डबल टी हैं दोनों की दोनों, कोई से भी उठा लो। फिर आपने यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करा, ठीक है, डबल टी। अब जब आप इसे देखोगे कि यहाँ पर जब हम इसकी ब्रीड करवाएंगे तो कैपिटल टी से कैपिटल टी हो गया, ये बन गया। और फिर उसके बाद में कैपिटल टी से स्मॉल टी हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी टॉल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद में अगर बात करें स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ में, ये फिर से यही बन जाएगा और लास्ट के अंदर जो फॉर्म होगा वो होगा ये स्मॉल टी के साथ में स्मॉल टी। मतलब कि इसमें एक ही प्लांट क्या हुआ, वो हुआ स्मॉल। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी या फिर परसेंटेज जो है वो हो गया यहाँ पर 75%। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है कि 100% एंड 75%। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि F1 जनरेशन के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आता है हाइट में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जिसके अंदर की कहा गया कि ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पाइट द ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली। तो मतलब आपको यहाँ पर एक प्लांट दिया गया है, अलग अलग सिचुएशन में दिया गया है कि वो बाहर रखा हुआ है, तो कौन सा वाली सिचुएशन एकदम से सही है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो होती हैं इसकी रूट्स, ठीक है, ये होती हैं रूट्स जो कि जमीन की तरफ जाते हैं, जो कि पता है सभी को, फिर भी मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो होता है ये होता है इसका स्टेम, जो कि क्या होता है कि लाइट की तरफ जाता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का। तो रूट का काम है कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो, उनका काम है कि पानी को कलेक्ट करें, और जो स्टेम का काम है कि वो क्या करे कि CO2 को कलेक्ट करे और फूड फॉर्मेशन करे, फोटोसिंथेसिस करे, लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पर जो स्टेम जो है वो जाती है लाइट की तरफ। तो अब आपको देखना होगा कि कहाँ पर लाइट की तरफ जा रही है, ये तो क्या कर रही है कि ग्राउंड की तरफ जा रही है, जो कि एकदम से इनकरेक्ट है। फिर ये तो लाइट की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें देखो कि ये जो रूट है ये भी लाइट की तरफ जा रहे हैं, जबकि इनको क्या जाना चाहिए था, नीचे ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट रहने वाला है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर की कहा गया कि द डायग्राम शोज बिलो डिसिपाइड पोलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। तो मतलब ये है
कि यहाँ पर इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो किसके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन आएगा? तो मैक्सिमम वेरिएशन जब आता है जबकि आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन करते हो, मतलब अगर खुद के अंदर ही अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो वहां पर मिनिमम वेरिएशन आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वेरिएशन आता है वो आता है क्रॉस पॉलिनेशन में। तब जैसे कि अगर बात करें ए में, तो ए में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक अपने आप से ही इसमें सेल्फ पॉलिनेट होता जा रहा है, मतलब दूसरे प्लांट का कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से सी में भी क्या हो रहा है कि ये अपने अंदर ही पूरा पूरा सेल्फ हो रहा है। लेकिन अगर बात करें बी में, तो बी में ये हो रहा है कि ये और ये जो हैं आपस में क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग इनके पेरेंट हैं। अगर कोई ये मेल है तो यहां पर इधर की तरफ फीमेल होगा, जब भी जाकर के इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा और फिर यहां पर मैक्सिमम वेरिएशन इस केस में आएंगे। और इसी केस के अंदर डी के अंदर होगा कि यहां से डी से होकर के बी में जाए, या फिर ये जो भी होगा वो एकदम से सही रहेगा। तो जिसमें मैक्सिमम वेरिएशन है वो हो जाएगा इसका बी एंड डी, एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। और जिसके अंदर मिनिमम वेरिएशन है बी और डी तो हो गया मैक्सिमम, और मिनिमम वाले हो जाएंगे ए एंड सी। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसको अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा, एक तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो ही आप इसका आंसर कर सकते हो। अब ये बात है कि अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट फॉर द सेवरल मिनट्स, मतलब कि एक सर्किट है जिसको कि काफी मिनट तक ऑन छोड़ दिया गया, एंड कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, और उसके साथ में कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया कि वो गर्म हो जाए। एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा? तो अब देखो क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो करंट है वो काफी अच्छे से हमने उसमें फ्लो करवा दिया, ठीक है। अब इसका एक लॉजिक तो ये भी है कि उसमें से क्या होगी कि हीट रिलीज होगी। अब जब हीट उसमें से रिलीज हो रही है तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे, वो लगा देंगे I²R और T। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। तो मतलब अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट भी इंक्रीज होगी, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इससे भी आंसर आ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इसको अंदर से एक्सप्लेन करता हूं, वो ये है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हुआ कि वो एक दूसरे से टकराने लग गए और काफी सारा मूवमेंट होने लग गया, जिस वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर टेम्परेचर भी राइज आने लग गया। और जब इतना ज्यादा सडन मूवमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है कि जो उनका रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो एक तरीके से काफी सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से घूम रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम से सही आंसर रहेगा। और फिर इसका यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हो सकता है कि कुछ बच्चों को बुखार चढ़ जाएगी, बोलेंगे कि यार भैया इतना पेपर ज्यादा टफ आ जाएगा क्या? देखो पेपर टफ नहीं आएगा, उसका आपको बस देखने का जरिया जो है वो टफ बना देगा उसको। जैसे कि अब इसके अंदर कहा गया कि कॉपर वायर है जिसको कि हेल्ड करा गया है पोल ऑफ मैग्नेट के बीच में, इस तरीके से इसको हेल्ड कर रखा है, और इसमें से जो करंट है एक बार अगर आप चाहो तो इधर भेज दो, और अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं तो इधर भेजूंगा, तो आपकी मर्जी, आप जिधर भी भेजना चाहो भेज सकते हो। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पढ़ते आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है इसके अंदर, कि द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड एंड द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज्ड इन हाउ मैनी ऑफ द 4 डायरेक्शंस शोन कैन अ फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो मतलब किस डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेज हैं वो एक्ट कर सकती हैं। तो देखो हमारी सिंपल से हम क्या करते हैं, हमारी मोटर बनाते हैं, क्या करते हैं हम हमारी खुद की मोटर बनाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिससे कि आप पढ़ करके बड़े हुए हो, ठीक है। ये नॉर्थ पोल बना दिया, और ये यहाँ पर मैंने क्या बना दी, ये बना दिया मैंने साउथ पोल, ठीक है, ये इस तरीके से है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है वायर, जो कि अभी भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था, वही है यहाँ पे वायर। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो आई है वो इधर ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि अपने थंब को क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन में कर लेना, और ये तो होगी आपके पास में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसके बाद आपकी जो फिंगर होगी वो बता देगी कि फोर्स कहां पर लगेगी। तो सबसे पहले जब आप देखोगे तो जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, आउटवर्ड, मतलब कि ऊपर की तरफ। आप देखोगे कि यार ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, मतलब अपवर्ड्स। और फिर उसके अंदर जब अगर हम रिवर्स कर देंगे इसको, जैसे कि करंट जो था इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, तो क्या होगा कि यहां से जब हमने इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो यहां से डाउनवर्ड अपवर्ड था तो ये यहाँ पर डाउनवर्ड चला जाएगा,
और फिर इसके बाद में ये भी कहा गया है कि दो के अंदर तो आप चेंज कर सकते हो करंट चेंज करके, वहीं पर ही अगर मैं कहूं कि ये जो नॉर्थ है इसको आपको क्या कर देना है साउथ, और ये जो साउथ है इसको कर दो नॉर्थ, तो यहाँ पर पूरा पूरा खेल चेंज हो जाएगा। खेल ये चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर इसको हटा करके, ठीक है, ये यहाँ पर इधर की तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और जब इधर की तरफ आएगी तो भी इसमें दो ही सिचुएशन बनेंगी, एक अपवर्ड की और एक डाउनवर्ड की। तो दोनों सिचुएशन इसके अंदर बनेंगी, दो इसमें बनी है और दो जब हमने करंट चेंज करा था जब बनी है। तो टोटल यहाँ पर कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी, वो आ जाएंगी मात्र दो ही डायरेक्शन आएंगी, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि ऊपर और नीचे की ही डायरेक्शन आ रही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन एकदम से सही आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा यह गया है कि अ प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड अ वायर हैविंग अ डायमीटर d एंड लेंथ l एज शोन अबव। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो है हमारे पास में वायर है जिसकी की जो डायमीटर है वो है d और उसकी लेंथ है वो है l, और फिर उसके बाद में कहा यह गया है कि अगर हमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा कि इफ वी वांट्स टू डिक्रीज, मतलब सॉरी मैंने इंक्रीज बोल दिया था, डिक्रीज द रेजिस्टेंस व्हाट वुड बी प्रोड्यूस बाय एन इंक्रीज इन। तो मतलब ये कि अगर आपको रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्या करना होगा कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाए, किसको बढ़ाने से ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो मतलब A का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको सिंपल सा डायामीटर को काम में लेना है, डायामीटर या फिर रेडियस जो भी है उसको यहाँ पर आपको काम में लेना है। तब आपको कहा यह गया है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करो। अब रेजिस्टेंस को डिक्रीज आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इसके जो डिवाइड करने वाला है उसको इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा कि इसकी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो वही हम करते हैं कि जो डायामीटर है उसको इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि उसका एरिया इंक्रीज होगा। एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि पूरी पूरी जो टर्म है वो हो जाएगी यहाँ पर डिक्रीज। तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमें क्या करना होगा कि डायमीटर ऑफ वायर को इंक्रीज करना होगा बी में। और अभी आप लोग बताओ कि रेजिस्टेंस के अंदर अगर मैं एरिया को कांस्टेंट रखता हूं कि मैं डायमीटर को चेंज नहीं करता और मैं लेंथ को क्या करता हूं, मैं लेंथ को इंक्रीज करने लग जाता हूं, तो क्या होगा, मतलब अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर अभी तक देख रहे हो तो एक बार जरूर से आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कहा गया है भाई, अब इसके अंदर ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो भैया ये जो है ये सबसे ज्यादा सुखद क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तो आपको एक सुख दे दिया कि यार तुम्हारे स्टार्टिंग का क्वेश्चन भी आसान था, लास्ट वाला भी इजी दे दिया, तो मतलब तुम खुश रहो। तो देखो क्या है, ये भी एक एक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर कि आपने एक वो एक्टिविटी देखी होगी कि उसके अंदर एक लॉन्ग वायर जा रहा है और फिर उसके सराउंडिंग में इस तरीके से, ये जो डॉट है ये है वायर और इसके सराउंडिंग में इस तरीके से वो बन रही थी। नेल्स को जब हमने करा था कि आयरन के फिलिंग्स को जब उस पर डालता तो इस तरीके से ये शेप हो रही थी। तो इन शेप को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसलिए क्योंकि इन सभी का सेंटर क्या है, वो एक ही है जो कि वायर है, काफी ज्यादा लॉन्ग वाला। तो इसके अंदर इसका आप सही आंसर बता दोगे कि डी ऑप्शन एकदम से सही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएट होंगे वायर के अराउंड में। तो यहाँ पर ये हो गया इसका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक, वो है असर्शन और रीजनिंग का। कि आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि ये ऐसा है और फिर इसके पीछे का रीजन ये है। तो आप ये बताओ कि कौन से वाला करेक्ट है, कौन से वाला इनकरेक्ट है। तो अब अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा यह गया है, असर्शन में यह दिया गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है डिकम्पोज हो जाता है, जो कि डिकम्पोजिशन होता है उसको यूज में लिया जाता है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। हाँ, एकदम से करेक्ट बात है कि सिल्वर ब्रोमाइड को यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। और फिर सेकेंड इसका रीजन ये दिया गया है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर इसने एक्सोथर्मिक लिख करके फंस गया। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जो रिएक्शन इन्वायरमेंट को एनर्जी दे, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, मतलब लाइट एनर्जी दे रही है तो उसके अंदर तो एनर्जी दी जा रही है ना, तो इसमें बाहर थोड़ी दे रहे हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक की जगह पर अगर वो एंडोथर्मिक दे देता तो ये सेकंड वाला ट्रू हो जाता, लेकिन अब ये फॉल्स हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि असर्शन तो क्या है, ये तो है ट्रू,
और जो हमारे पास में रीजन है ये क्या है, ये है एकदम से फॉल्स, सबसे गलत बात कर दी इसने, इसलिए इसके नंबर काट दो, ओवर एक्टिंग के 20 रुपए काट दो इसके, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा यह गया है कि आपके पास में एक हाइट ऑफ जो पी प्लांट है वो कंट्रोल करी जाती है बाय द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, जो कि एकदम से सही बात है, एंड इज थस कंट्रोल जेनेटिकली, तो मतलब जेनेटिकली इसीलिए कंट्रोल होती है क्योंकि ये एंजाइम्स के थ्रू होता है। हाँ, एकदम से ये स्टेटमेंट के लिए मैं एग्री कर रहा हूं कि ये एकदम से ट्रू है इसका। फिर इसका रीजन ये यहां पर दिया गया है, ऐसा रीजन इसलिए होता है क्योंकि सेल्यूलर जो डीएनए होता है इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। हाँ भैया, इसमें एकदम से इसने समझदारी वाली बात करी गई है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के पास में ही पूरी इंफॉर्मेशन सोर्स होती है कि किस तरीके से प्रोटीन बनेगा एक सेल में। तो यहां पर ये भी क्या हो गया, ये हो गया एकदम से ट्रू। तो यहां पर जब सब कुछ ट्रू है तो यहां पर फिर कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि भैया आप ये बताओ कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी एकदम से सही है। तो जो हमारे पास में 18th वाले का आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहेगा। और फिर इसके बाद यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कहा यह गया है कि आपके पास में एम्फीबियंस, अब देखो आपके पास में तो एम्फीबियन हो नहीं सकते क्योंकि आप लोग इंसान हो, हम क्या हैं, हम हैं मैमल्स। तो यहाँ पर बात करी जा रही है किसकी, एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में के रिलेटेड बात की गई है कि एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, एकदम से सही बात है कि वो इसको टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ये इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि जो हमारा ऑक्सीजन वाला खून है और जिसमें से ऑक्सीजन निकाली हुई है उसको मिक्स कर दोगे तो हम शांत बैठेंगे, हम शांत नहीं बैठते इसको लेकर के। तो ये एम्फीबियंस के लिए ट्रू है, स्टेटमेंट एकदम से ट्रू रहा भाई। और फिर इसके बाद यहाँ पर रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन ये दिया हुआ है कि एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विद द 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो अब यहाँ पर आ गया ट्विस्ट। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होता है। जल्दी से क्या करोगे, कमेंट के अंदर बताओगे कि भैया ये जो 19th वाले का आंसर है वो ये है। जल्दी से इसका आंसर बताओ यार। देखो मैं इसका आंसर बताने को बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। अब देखो जिसको नहीं आ रहा वो जाकर के इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। वो ये है कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनके पास में 2 ना होकर के उनके पास में 3 चैम्बर होते हैं। जब 3 चैम्बर होते हैं इसीलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 19th वाले का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर दोनों की दोनों एकदम से करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 की बात करी गई है और ये यहाँ पर मतलब होते 3 हैं लेकिन ये बात 2 की कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हो गया। और फिर लास्ट वाले के अंदर ये दिया गया है कि ऑन फ्रीइंग सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू अ रेस्ट इन अ जियोग्राफिकली NS डायरेक्शन। और फिर इसके बाद में इसका रीजन ये दिया हुआ है कि वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल। एकदम से करेक्ट बात है, इसमें तो इसने कोई गलती नहीं करी और इसने सब कुछ ही सही बोल दिया कि दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 20 वाले का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आई थिंक कि ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है, वो आता है यहाँ पर सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब आपका जितना मन करे आप उतना इसमें लिख करके आ सकते हो। अब जैसे कि इसके अंदर अगर आपको बताऊं कि वर्ड लिमिट जो रहती है वो रहती है क्या, मतलब 1 से 2 लाइनों के अंदर आपको आंसर लिखना होता है और उससे ज़्यादा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो ये है कि अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अ स्लिग्ड लाइन इज मेड बाय डिसॉल्विंग अ CaOH2 इन अ एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब कि कहा यह गया है कि इसको पानी के अंदर मिला दिया गया है एंड द solution is left to export to the air, मतलब खुले के अंदर रख दिया है, and the solution goes milky as faint white precipitate forms and explain why the white precipitate form and support your response with the help of a chemical equation। तो भैया हुआ क्या है कि आपको एक स्लैग लाइन दिया गया है और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करके दे दिया और फिर उसके अंदर आपको कहा गया है कि आपको इसको ये जो रिएक्शन हो रही है क्यों हो रही है। तो सिंपल से आपको ये बताना है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो कि इसके अंदर कहा गया कि इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ दिया। तो इन्वायरमेंट के अंदर तो CO2 प्रेजेंट होती है
जिस वजह से क्या होता है कि CO2 प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट फॉर्म्स अ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, एक वाइट कलर का PPT होता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में वाइट कलर का पाउडर बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की कलर आने लग जाएगा, तो वही कलर इसमें आता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, विच रिजल्ट इन द मिल्कीनेस वाइट PPT एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि CaOH2 प्लस ऑफ CO2 विल गिव यहाँ पर CaCO3, जिसका कि क्या होगा, वाइट PPT होगा और उसी के साथ में वाटर भी फॉर्म हो जाएगा। ये काम होता है इसका, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर आपको इसकी रिएक्शन लिखने के और 1 नंबर उसको एक्सप्लेन करने का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर आपको और वाला, मतलब कि यहाँ पर आपको एक चॉइस प्रोवाइड करी गई है कि यार तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, जो भी आसान लगे वो कर लो। तो आपको भी वही करना है यार, आसान वाले करना है, टफ वाला करना ही क्यों, हमें तो नंबर चाहिए ना, आसान वाले में आएंगे नंबर, टफ वाले को करने से ज़्यादा ये तो है नहीं कि 2 नंबर का है 3 नंबर देगा, ऐसा नहीं होगा। जबकि नंबर और काट लेंगे कि बच्चे ने टफ करा था, गलती होगी, काट दो। और फिर इसके बाद में आप कहा गया कि कृति जो है, कृति एडेड अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ 4 मेटल्स एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन गिवन टेबल। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसने ऑब्जर्व करा। तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चों तुम ये बताओ कि जब एसिड होता है और उसके साथ में जब मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये एसिड प्लस मेटल जो है वो हमें देता है सॉल्ट, और उसी के साथ में वहाँ पर एक गैस भी इवॉल्व होती है जो कि होती है हाइड्रोजन गैस, वहाँ से इवॉल्व होती है। बहुत ही सिंपल है। और ये जो गैस है ये क्या करती है, करती है पॉप साउंड के साथ में बर्निंग करती है। ये एडिशनल नॉलेज थी आपकी याद रखने के लिए। तो अब यहाँ पर किस किस के केस के अंदर दिया हुआ कि कॉपर के केस में होता है, आयरन के केस में होता है, मैग्नीशियम के केस में नहीं होता और जिंक के केस में होता है। और कहा यह गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो अब आपको जो भी अच्छी लगी इनमें से कोई सी भी लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो ये है कि आयरन Fe प्लस HCl जो है वो यहाँ पर देगा FeCl2 और FeCl3, मतलब फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और इसके लिए आपको लेबलिंग या फिर बैलेंसिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब समझ जाते हैं कि हाँ यार इतना तो लिख रहे हैं, कम से कम हम तो इतना भी नहीं लिखते। और फिर उसके बाद में सेकेंड वाली अगर आपको अच्छी लगे तो जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस उसके साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा देना। इतना बड़ा क्वेश्चन था। आंसर क्या है, बस 2 लाइनों का और 2 नंबर इसके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसको लिखने की जगह पर मैं बोलता कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, बहुत ही ज्यादा आसान है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कहा यह गया है कि हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ अ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम अ रिफ्लेक्स एक्शन, गिव फॉर एग्जांपल। तो भैया ये मतलब कहा यह गया है कि आपको सिंपल सा बीटिंग एक्शन बताना है और रिफ्लेक्स एक्शन बताना है कि क्या क्या होता है। तो सिंपली अगर बात करें बीटिंग ऑफ हार्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो दिल की धड़कन है वो क्यों होती है, हमारी मर्जी से तो हो सकती नहीं है। अगर ऐसा होता कि हमारी मर्जी से चलती तो आज के दिन आधे से ज़्यादा लोग जो हैं अपना दिल्ली बंद करवा देते कि यार मेरा तो दिल तो है ही नहीं मेरे पास, मैंने किसी को दे दिया और मैं बंद कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली भगवान जी का ऐसा आप लोगों को वरदान है कि आप इसको ना तो चालू कर सकते हो और ना ही बंद कर सकते हो। तो अगर एक बार ये बंद हो गया तो फिर आप भी इस दुनिया से बंद होकर के जाने को तैयार हो जाओ। और यहाँ पर जो दूसरा है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम इनकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन ये है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस आर द एक्शंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, मतलब कि एक इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शंस आर द सडन एक्शंस इन द रिस्पॉन्स टू समथिंग, मतलब ये है कि अभी आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मतलब वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते देखते क्या करना, मम्मी अगर गैस पर खाना बना रहे तो वहां पर जाकर के हाथ रख देना, तो आपका हाथ बोलेगा, एकदम से उठ जाएगा और बोलेगा कि क्या कर रहा है तू, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया। और ये जो सडन रिएक्शन होता है इसी को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस टू वर्क, मतलब कि इनको ऐसा कोई भी स्टिमुलस या फिर इनको ऐसी भी कोई भी सिचुएशन नहीं चाहिए होती कि जब ये काम करें, हमेशा ही काम करते रहते हैं। वो फिर उसका साथ में यहाँ पर आता है कि दे रिक्वायर स्टिमुलस फॉर एक्शन, और इनको कोई ना कोई एक रीजन चाहिए होता है। जैसे कि रीजन ये है कि आपने गर्मा गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया तो आपका हाथ एकदम से फटाक से पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि एक रीजन है कि वो गर्म है इसलिए वो पीछे आया। फिर सेकंड यहाँ पर है कि दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय ब्रेन, हमारे दिमाग इन सबको कंट्रोल करता है। दीज एक्शंस आर रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर ही आ जाता है। फिर सेकंड यहाँ पर आता है कि दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटन मसल्स, तो यहाँ पर इसके अंदर स्केलेटन मसल्स
का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर स्केलेटन मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। डिफरेंस को याद करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फिर उसके बाद में दीज एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू आउट वन लाइफ, तो ये सारी जिंदगी भर उसके ये एक्शंस होते रहते हैं, और ये जो एक्शंस हैं आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ इमरजेंसी। अब जैसे कि मान लो कि ट्रक आ रहा है बहुत ही फुल स्पीड में, तो ये तो है नहीं कि आप उसके सामने खड़े रहोगे, आप जैसे देखोगे आप भाग जाओगे कि यार ट्रक उड़ा देगा, तो मतलब मेरा खत्म, काम खत्म। और रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सडन होते हैं। आप कभी भी देख लेना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको थोड़ा सा भी जलता है तो आप रिस्पॉन्स नहीं लेते ना, उससे पहले आपका हाथ पीछे आ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है। एंड दीज एक्शंस मे बी क्विक और स्लो, ये दोनों हो सकते हैं, क्विक भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 के अंदर हाँ ये बात और कि आप इसमें से कोई से भी 2 या 3 पॉइंट लिखना, ये पूरे पूरे मत लिखना, ये तो पूरे पूरे मैंने आप लोग को फ्री हिट दे दिया कि बच्चों इंजॉय करो तुम, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि पेशेंट्स हुज गैल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। तो अब ऐसा क्यों होता है कि उनको ये कहा जाता है कि तुम्हें ना थोड़ा कम तेल का खाना चाहिए, जिनका गैल ब्लैडर निकाल देते हैं। तो भैया सबसे पहले तो समझो कि गैल ब्लैडर का काम क्या होता है। देखो गैल ब्लैडर का काम ये होता है कि वो जो बाइल है, जो बाइल जूस है, उसको स्टोर करने का काम करता है। जब वो गैल ब्लैडर नहीं है तो वहां पर बाइल जूस नहीं होगा। जब वहां पर बाइल जूस नहीं होगा तो वहां पर इमल्सिफिकेशन ऑफ जो फैट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका काम ये है कि जो फैट है उसको इमल्सिफिकेशन करे, और जब ये नहीं होगा तो यहाँ पर फैट डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यार तुम थोड़ा कम तेल वाला खाना, जिसका गैल ब्लैडर निकल जाता है। अब इसको लैंग्वेज में ये लिखा गया कि गैल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में हेल्प करता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टोर्ड बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ अ फैट विल बी नेग्लिजिबल एंड अफेक्टेड एंड लेस। मतलब अगर मान लो कि अगर ये नहीं होता है कि आपके पास में है ही नहीं ये, तो यहाँ पर जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है वो काफ़ी ज़्यादा ना के बराबर हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं। एंड थस द फैट डाइजेशन विल बी स्लो, हेंस दिस सच डाइट आर स्ट्रिक्शन। तो ऐसा होता है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 वाले के अंदर कहा यह गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि नेम द सब्सटेंस अदर देन द वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन एंड व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि उसके अलावा कौन से होते हैं। तो 2 ही कंपाउंड होते हैं, वो एक तो होता है ग्लूकोज और एक हो सकता है एमिनो एसिड या फिर सॉल्ट। इन तीनों में से कोई सा भी नाम लिख देना, आपको इसके लिए 1 नंबर मिलेगा, इतना बड़ा लिखने के लिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज अ यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। और जो मेजरली क्या होता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्ब करा जाता है वो करा जाता है वाटर की, कहीं वाटर की ज़्यादा वेस्टेज ना हो जाए। एंड द अमाउंट ऑफ water reabsorbed depends on how much excess water there is in body and on how much of the dissolved waste is to be excreted। तो मतलब यहाँ पर ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि आप मान लो कि आप रेगिस्तान में हो, तो रेगिस्तान के अंदर हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि यार यहाँ पर पानी की बड़ी कमी है, तो पूरा का पूरा पानी निकाल लो। और एक आपकी बॉडी पूरी 100% हाइड्रेटेड है, तो यहाँ पर लगेगा कि पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो पास कर दीजिए यूरिन, पानी को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रोसेस अंदर ही अंदर होती है, तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ये सब होता हुआ आ रहा है। आप 15-20 सालों से देख रहे होंगे, आपकी जितनी भी एज है, ये सब कंटिन्यू में होता आ रहा है। आपका दिल जो है वो धड़क रहा है, आप सांस लिए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, और आप मतलब अनगिनत टाइम तक देखे जा रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको तो पता ही नहीं कि सब हो भी कैसे रहा। आप खाना खा रहे हो वो भी पच जाता है, सब कुछ होता जा रहा है। तो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोनॉमस हो चुके हैं हम, हमारी बॉडी जो है वो अपने आप काम करते हैं, लेकिन हमें खाना पीना थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब इससे हट करके चलते क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कहा यह गया है कि एक प्रिज्म है, उसके ऊपर हम एक लाइट डालते हैं। जब कभी भी कहा जाए कि लाइट फ्रॉम सन या फिर ऐसा, तो इसका मतलब ये होता है कि कहना चाहते हैं कि तुम्हें ना यहाँ पर व्हाइट लाइट को डालना है। जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ये तो हमें सबको पता है कि प्रिज्म के ऊपर आकर के स्प्लिट हो जाएगी लाइट। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि स्टेट द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन द अबोव डायग्राम। तो सबसे पहला फिनोमिनन तो भैया यही है कि डिस्पर्जन होगा एंड द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइट आ रही है उसको 7 कलर में स्प्लिट कर दो, उसको डिस्पर्जन कहते हैं।
कहते हैं। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग टू लाइट मेंशन अबोव विल हैव द हायर वेवलेंथ, किसके पास में वेवलेंथ हाई रहने वाली है। तो देखो सिंपल से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है उसकी वेवलेंथ की, जो कि उसको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देता है। सो इसी वजह से क्या होता है कि जो येलो होते हैं उनके पास में ग्रेटर क्या रहती है वेवलेंथ, और जो ब्लू होता है उनकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन ब्लू रहती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो येलो की वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। आपको तो सिंपल से इसमें जो मेन पॉइंट याद रखने की बात ये है कि जो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ अ गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और फिर इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर इसी के ही और वाले पार्ट में। इसमें कहा यह गया है कि हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ अ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्जेस आउट ऑफ अ सेकंड प्रिज्म एज अ वाइट लाइट, ड्रॉ द डायग्राम। तो देखो इस डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, मिला करके 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसमें बात यह है कि अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है तो इनका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वो होगा बराबर। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 2 प्रिज्म नीड्स टू बी इक्वल एंड अपोजिट, वो होगा। एंड वाइल द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट द लाइट इनटू द 7 कलर, पहले वाले का काम ही होगा, प्रिज्म है तो ये बोलेगा कि यार मैं तो 7 कलर में स्प्लिट करूंगा, तो ये क्या करता है कि 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, जो कि अलग अलग उनके डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर। और फिर उसके बाद में सेकंड प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि ये जो डिफ्लेक्टेड लाइट गई थी अभी अभी, ये फिर से इसके अंदर एंटर करती है यहाँ से। जब ये इसके अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर क्या होता है कि द सेकंड प्रिज्म कंबाइन द स्पेक्ट्रम, पहले क्या करा कि व्हाइट लाइट को स्प्लिट करा, और फिर जैसे ये सेकंड के अंदर गई तो सेकंड ने क्या करा कि यार अब मतलब इतना तोड़ दिया है तो हम थोड़ा जोड़ने का भी काम कर देते हैं। ये अगर आप इसको सीधा रखोगे तो ये तोड़ने का काम करता है, अगर आप इसको उल्टा रखोगे तो ये जोड़ने का भी काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर उसके बाद में इसने क्या करा कि मैं जोड़ दूंगा एंड एक सिंगल रे के अंदर, एंड द कलर अगेन कंबाइंस टू गिव अ व्हाइट लाइट एज एन इमर्जेंट लाइट। और इसी वजह से क्या होता है कि जो ये पूरी पूरी स्प्लिटेड लाइट होती है इसको इमर्ज करके एक व्हाइट लाइट की फॉर्म